हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कवर करता है 10 एमसीक्यूज। तो ये सारे एमसीक्यूज हम विद एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे के जितने भी अलर्ट्स हैं आपको ईजिली मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स। तो ये आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर हम सारे टेम्परेचर्स की बात करते हैं, लो एंड हाई नहीं करना है हमको टेम्परेचर, तो जो करेक्ट कंडीशन होती है फॉर इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होती है कि एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो हमारी इंथैल्पी है, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होना चाहिए। मींस ये एक्सोथर्मिक होनी चाहिए रिएक्शन, और एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ज्यादा डिसऑर्डर होना चाहिए सिस्टम में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 bar। तो प्रेशर दिया है यहाँ पे 2.5 बार में, और इनिशियल वॉल्यूम है गैस का 2.5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम है 4.5 लीटर। और आपसे पूछा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में हमको चेंज बताना है। और कंडीशन कैसी दी है हमको? कंडीशन दी है यहाँ पे कि इंसुलेटेड कंटेनर है। तो सबसे पहले हम कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन कैसी है? एडियाबेटिक है, इंसुलेटेड कंटेनर है, तो प्रोसेस एडियाबेटिक होगी। ठीक है, ये हमें आगे हेल्प करने वाला है। ये चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में नो हीट अलाउड टू एंटर और लीव। तो उस कंडीशन में जो Q होगा वो 0 होगा। तो अगर Q 0 होगा तो हम डेल्टा, ये इंटरनल एनर्जी चेंज का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर Q की वैल्यू रखते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज इक्विवेलेंट होती है वर्क डन के। तो इसका मतलब हम जितने भी हमको वेरिएबल्स दिए हैं उससे हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं ऊपर W पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि हमको जो वैल्यूज दी हैं वो कैसे दी हैं। हम उन्हें SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बार में दिया है, हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। डेसीमीटर क्यूब में दिया है, हम यहाँ पे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब हमने कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी। अब दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ये एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है इसके लिए, और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो P एक्सटर्नल 2.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, V2 V1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हुए जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, वर्क डन मिलेगा माइनस, नेगेटिव वर्क डन मिल रहा है हमको यहाँ पे माइनस 500 जूल। ठीक है, तो इतना है यहाँ पे। अब ये जो W का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे हम इसमें वैल्यू। तो जो आंसर है वो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो उतना ही होगा जितना वर्क डन हो, इस सिस्टम में वर्क डन हो रहा है। तो माइनस आपका वैल्यू, माइनस का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम को काम करना पड़ रहा है इस केस में। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो इसमें हम चेक करेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज किस में हो रहा है। सबसे पहले ये समझेंगे एंट्रोपी क्या है। तो एंट्रोपी होता है जो रैंडमनेस एंड केओस होता है सिस्टम में, मतलब डिसऑर्डर होता है सिस्टम में। तो जहां पे आपको डिसऑर्डर ज्यादा दिखेगा वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो डिक्रीज इन एंट्रोपी में जो आंसर है A है, लेकिन वो क्यों है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है लिक्विड इनटू सॉलिड। ये लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, वो सॉलिड बन रहा है। लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंसेस पे रहते हैं, उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं वो लेस होते हैं, इसलिए वो ज्यादा डिसऑर्डर्ड रहते हैं। तो ज्यादा डिसऑर्डर मतलब मोर चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर्ड का मतलब ये डिक्रीज इन एंट्रोपी, इसलिए ये आंसर है इसका। बाकी ऑप्शंस भी देख रहे हैं हम, तो बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है वो चेक करते हैं।
तो इसमें ये ऑप्शन था बी वाला कि इसमें सॉलिड को आप टेम्परेचर दे रहे हो तो वो मेल्ट हो जाएगा, मतलब जब वो सॉलिड स्टेट में था उसकी वो ऑर्डर था, उसकी एंट्रोपी डिक्रीज थी, लेकिन जब वो मेल्ट हो गया लिक्विड स्टेट में तो मोर डिसऑर्डर होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो इस केस में तो इंक्रीज है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं था। सेकेंड केस देखते हैं, हाइड्रोजन गैस ये एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में इधर आपके लेस पार्टिकल्स हैं, लेस पार्टिकल्स का मतलब डिक्रीज इन एंट्रोपी, यहां पे मोर पार्टिकल्स हैं, डबल हो गए इससे पार्टिकल, तो मोर पार्टिकल्स का मतलब मोर डिसऑर्डर, मोर डिसऑर्डर का मतलब इंक्रीज एंट्रोपी, तो यहां पे भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन था वो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पे। तो अभी इस साइड आप देखेंगे कि ये सॉलिड है, सॉलिड है मतलब ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है मतलब एंट्रोपी डिक्रीज्ड है यहाँ पे। जब ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये गैस, इसमें ज्यादा गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, दो इसके पास गैस पार्टिकल इधर कन्वर्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि इस वाले जब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो इस केस में इसमें डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो सारे केसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, हमको क्वेश्चन में चाहिए था डिक्रीज्ड, तो बस ए वाला जो ऑप्शन है उसमें एंट्रोपी डिक्रीज होती है। फोर्थ क्वेश्चन है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स इज, अब ये याद रखेंगे आप, जीरो होता है, ठीक है। जितने भी आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आप एलिमेंटल स्टेज में जब भी आप देखेंगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्स का आप जीरो कंसीडर करेंगे, तो इसमें आंसर होगा बी, जीरो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब हमको एक्सोथर्मिक देखना है, इसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक होगा इसमें सी वाला, जिसमें कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इस केस में एनर्जी रिलीज होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, 6.24 gram of ethanol are vaporized by supplying 5.89 kilojoule of heat. Enthalpy of vaporization of ethanol will be, ये पूछा है आपसे। तो इसमें स्टूडेंट सिंपल आपको ये सोचना है कि हमको जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालना होता है वो 1 मोल के लिए निकालना है। यहाँ पे हमको कितना मोल दिया है वो हिंट आपको दिया है, क्योंकि ग्राम में इथेनॉल का वैल्यू दिया है आपको, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इतने ग्राम, 6.24 ग्राम के अकॉर्डिंग मोल्स निकालेंगे कि कितने मोल्स हैं इथेनॉल के। तो यहाँ पे हमने मोल्स निकाले पहले इथेनॉल के, तो इतने ग्राम में इथेनॉल के जो मोल्स होते हैं वो इतने मोल्स होते हैं 0.136 मोल्स। तो 0.136 मोल्स इथेनॉल को वेपराइज करने के लिए हमको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि हमको दिया हुआ है। तो हमको 1 मोल में निकालना है कि 1 मोल में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैलकुलेट करके ये निकलता है 43.3 किलो जूल, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पर मोल। तो इसको आपने ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, if the standard enthalpy of formation of methanol is minus 238.9 kilojoule per mole, then entropy change of the surrounding will be। तो इसमें हमको दिया है इसका आंसर है ये, देखो कैसे कैलकुलेट करना है, पहले वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है हमको कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो हमको डेल्टा एच इसमें दिया हुआ है, माइनस एक्सोथर्मिक है माइनस 238.9, और यहाँ पे आपको और बाकी कुछ नहीं दिया है। तो ये टेम्परेचर हम कहां से लाएंगे, टेम्परेचर के लिए आप हिंट देखेंगे, इसमें लिखा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड जितनी भी इंथैल्पीज होती हैं वो एसटीपी पे और रूम टेम्परेचर पे होती हैं। तो रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि आपका एंथैल्पी का, तो वहीं से हम पिक करेंगे ये वाला हिंट कि हमको टेम्परेचर यहां से मिलेगा। तो ये टेम्परेचर मिल गया हमको 298 केल्विन। आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में आपका एंट्रोपी निकलेगी। तो यहाँ पे इस केस में एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव, प्लस साइन के साथ एंट्रोपी है। तो ये आपका आंसर होगा। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कुछ वैल्यूज दी हैं यहाँ पे और बताया, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन स्टेट फंक्शन है कौन नहीं है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शंस वो आपके फंक्शन है किसी सिस्टम के, वो वेरिएबल्स हैं जिनमें जो ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि किस पाथ के थ्रू
ये प्रोसेस आपके प्रोसीड हुई है वो बेस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए आप सारी वेरिएबल्स पे जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में तो आप डेल्टा का साइन देखेंगे। डेल्टा का साइन का मतलब है कि वो चेंजेस की बात कर रहे हैं, इनिशियल टू फाइनल चेंजेस की बात कर रहे हैं। वैसे भी आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप इतना लर्न रखिए बेस्ट कि वर्क एंड हीट स्टेट फंक्शन नहीं होता है, वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसे इसके अकॉर्डिंग भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं आंसर को। बाकी अगर हम चेक करें ऑप्शन, तो जैसे आपको ए वाला जो ऑप्शन है आपके पास Q+W, तो Q+W डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी चेंज, ये भी स्टेट फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट आपको एक और इसमें ऑप्शन दिया है H-TS, तो H-TS इज इक्वल टू G होता है, गिब्स एनर्जी होता है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है, मतलब अभी तो हमने इसमें डेल्टा का साइन नहीं पुट किया है, तो ये जनरल इक्वेशन है, तो ये भी स्टेट फंक्शन होता है। तो ये सब स्टेट फंक्शन है, बस वर्क एंड हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। 9 क्वेश्चन देखेंगे। फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 bar, डेल्टा H आपको इंथैल्पी चेंज दिया है, एंट्रोपी चेंज दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर डेल्टा G इज 0। तो वैसे भी आप याद रखिए इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे आप कैलकुलेशन के लिए आप कैसे करेंगे, पहले आप इक्वेशन लिख दीजिए, डेल्टा G की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी आपको वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमको T पूछा हुआ टेम्परेचर, कि वो क्या टेम्परेचर है जिसमें ये 0 हो जा रहा है। तो हम, क्योंकि हमको इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यूज पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो टेम्परेचर हमको मिल रहा है वो टेम्परेचर है ये। 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, इनका वैल्यू दिया है बॉन्ड इंथैल्पीज का, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है आपसे, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है, इसका मतलब 1 मोल HCl का फॉर्मेशन पूछा है बस। तो 1 मोल ऑफ HCl हाइड्रोजन एंड Cl2 से कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आप पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें इक्वेशंस लिखेंगे। तो इसका इक्वेशन है ये। इक्वेशन लिखने के बाद फॉर्मूला जो आपका HCl फॉर्मेशन के लिए जो हमारा इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज का, वो ये है सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रिएक्टेंट की इंथैल्पी, तो हाइड्रोजन की इंथैल्पी हमको दी इतनी किलो जूल पर मोल, इसका हाफ, और इसका क्लोरीन की इंथैल्पी भी दी है इसका हाफ, माइनस प्रोडक्ट की HCl की इंथैल्पी भी हमको दिया हुआ है 4HCl, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके हमको जो वैल्यू आएगी ये होगी HCl फॉर्मेशन के लिए इंथैल्पी। ये सारी जो इंथैल्पीज हैं ये बॉन्ड इंथैल्पीज हैं, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पीज क्या है कि अगर H बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, अगर Cl बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, अगर HCl बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, तो वैल्यूज इसका कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे H हाइड्रोजन बॉन्ड का को ब्रेक करना है आपको, तो इतना किलो जूल एनर्जी चाहिए। अगर Cl को ब्रेक करना है 242 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अगर HCl को ब्रेक करना है तो 431 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज हमने इसका फॉर्मेशन, इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट किया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आपसे अगर तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आपसे अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको भी हेल्प होगी। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है उसको लेके मैं जल्दी आऊंगी और आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल तो सेकंड क्वेश्चन जिसके कि 8 पार्ट्स हैं उसको हम जल्दी ही अपलोड करते हैं। थैंक यू।